चलिए आज बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। ये वो दौर था, मतलब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का, जब भारत का इतना बड़ा हिस्सा पहली बार आप कह सकते हैं एक शासन के नीचे आया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कैसे ये शुरू हुआ, कैसे फैला और फिर कैसे खत्म हुआ। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि भी कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, फिर बिंदुसार ने इसको आगे बढ़ाया, और फिर सम्राट अशोक, खासकर वो कलिंग युद्ध के बाद जो उनका बदलाव था, कैसे साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। हाँ, तो मकसद यही है कि इस पूरे अहम ऐतिहासिक दौर को ठीक से समझा जाए। सही, शुरू करें फिर। हाँ, तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और इनके साथ हमेशा नाम जुड़ता है आचार्य चाणक्य का। बिल्कुल, कहते हैं चाणक्य का बड़ा रोल था, उन्होंने ही चंद्रगुप्त को गाइड किया। हाँ, तो लगभग 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश को हटाया और मगध पर, मतलब पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। और ये भी सोचने वाली बात है कि उन्होंने सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, जो सेनापति थे, उनको भी हराया था। सही। और उस जमाने के एक यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, उनकी किताब इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में काफी कुछ लिखा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वो लिखते हैं कि शहर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और मतलब चोरी जैसी घटनाएं तो न के बराबर थी। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रशासन कितना मजबूत रहा होगा। खैर, चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार, हाँ, उन्हें उपाधि भी मिली थी, कुछ अमित्रघात जैसा। हाँ, अमित्रघात, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। अच्छा। तो लगता है उन्होंने भी साम्राज्य को काफी फैलाया, खासकर दक्षिण भारत की तरफ। और उनके समय में भी विदेशी संपर्क बना रहा। हाँ, यूनानी शासकों के साथ संपर्क था। राजदूत आते जाते थे, और जैसे अंजीर, मीठी शराब, इन चीजों का लेन देन भी होता था। दिलचस्प है। तो बिंदुसार ने साम्राज्य फैलाया, लेकिन फिर आते हैं अशोक। मौर्य साम्राज्य का नाम लेते ही सबसे पहले अशोक का ही ध्यान आता है। सही बात है, पर अशोक शुरू में वैसे नहीं थे जैसा हम उन्हें जानते हैं। हाँ, सुना है, शुरुआत में काफी युद्ध प्रिय थे। बिल्कुल, काफी महत्वाकांक्षी माना जाता था उन्हें। लेकिन फिर वो हुआ 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कहते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, जो तबाही हुई, उसे देखकर अशोक पूरी तरह बदल गए। तो उन्होंने लड़ाई छोड़ दी हमेशा के लिए, हथियार त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, इसने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। उन्होंने वो धम्म की नीति अपनाई है ना। हाँ, धम्म, इसका मतलब था एक नैतिक जीवन जीना, सभी धर्मों का सम्मान करना, हिंसा से दूर रहना और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ कागजों पर था या असल में लागू हुआ? उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया, वहां तक अपने दूत भेजे। इसीलिए शायद उन्हें देवानाम प्रियदर्शी राजा कहा गया। हाँ, देवताओं का प्यारा, देखने में प्रिय राजा। ये दिखाते कि उनकी छवि कितनी बदल गई थी युद्ध के बाद। ये सच में मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण काल था। लेकिन इतना बड़ा, इतना मजबूत साम्राज्य फिर ये कमजोर कैसे पड़ गया? अशोक के बाद क्या हुआ? देखिए, अशोक के बाद जो राजा आए वो शायद उतने योग्य नहीं थे, या हो सकता है परिस्थितियां बदल गई हों। धीरे धीरे जो केंद्र का कंट्रोल था वो ढीला पड़ने लगा। दूर के जो सूबे थे वो शायद आजाद होने लगे। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। प्रशासन भी शायद उतना चुस्त नहीं रहा होगा जैसा पहले था। और फिर इसका अंत कैसे हुआ? अंत बड़ा नाटकीय था। 185 ईसा पूर्व में जो आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनको उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, उन्हीं के सेनापति ना? हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान ही मार दिया और खुद राजा बन गया। अच्छा। और यहीं से मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार एक तरह की राजनीतिक एकता दी। जी। चंद्रगुप्त की विजय, बिंदुसार का विस्तार, और अशोक की वो अनोखी धम्म नीति, जो शायद दुनिया के इतिहास में भी एक मिसाल है। हाँ, ये सब इस साम्राज्य की पहचान है। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बदल गए। अगर इतिहास में ऐसा और शासकों के साथ होता, युद्धों के बाद ऐसे ही दिल बदलते, तो क्या दुनिया आज कुछ अलग नहीं होती? जरूर सोचिएगा इस पर।